आज का ये वीडियो हमारे Q&A सेक्शन आर्थराइटिस का एक हिस्सा है। यदि आपके मन में भी आपकी आर्थराइटिस से रिलेटेड, जोड़ों के दर्द से रिलेटेड कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं। डेफिनेटली आने वाले वीडियोस के अंदर हम उसको अपने Q&A सेक्शन का हिस्सा बनाएंगे। इसलिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और आपके सवालों का जवाब आप सुन सकें। तो देखिए, आर्थराइटिस रिलेटेड कई पेशेंट्स ने मेरे से सवाल किए हैं। अब ये भाई हैं शिवम सिंह यो8SM। इन्होंने एक सवाल किया है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ट्रीटमेंट वीडियो सर प्लीज। देखिए, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जो ट्रीटमेंट है मैं अक्सर आपको गाइड करता हूं, उसमें 5 फैक्टर्स का आप ध्यान रखें। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रॉब्लम क्या होता है। आपके कमर से दर्द शुरू होता है। ये वो इलनेस है जिसमें यूजुअली लोगों का HLA-B27 पॉजिटिव आता है, करीब 90% केसेस में। और ये बीमारी आपके स्पाइन को मेन अफेक्ट करती है। दर्द होगा लो बैक के अंदर, वही दर्द साथ में सैक्रोइलियक जॉइंट को इन्वॉल्व करेगा और फिर पूरे स्पाइन में स्प्रेड हो जाएगा। आपके सर्वाइकल, शोल्डर्स तक ये बीमारी आ जाएगी। एक बाम्बू स्पाइन हो सकता है, आपका टिपिकल पोस्चर चेंज हो जाए। इसके साथ में ये बीमारी आपके हिप और नी जॉइंट पर भी अफेक्ट करती है और पॉसिबल कई मरीजों में ये हो जाता है कि उनको नी या हिप के रिप्लेसमेंट कराने पड़ते हैं। तो आपके जोड़ खराब ना हो, इसका भी आपका ध्यान पहले दिन से, जिस दिन आपको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस SPA डायग्नोज हुआ है, ध्यान देना बहुत जरूरी है। और अपना वजन जरूर आप कंट्रोल में रखें। वजन अगर आप बढ़ाएंगे तो आपके जॉइंट्स उतनी जल्दी खराब होंगे। और दूसरी चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अपने बॉडी को मोबिलाइज रखना। तो आपको कौन से 5 काम करने हैं अगर एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो? पहला आपको काम यह करना है कि अपनी डाइट का ख्याल रखें। एंटी इंफ्लामेटरी डाइट लें, प्रो इंफ्लामेटरी डाइट का सेवन ना करें। और ये मैं आगे भी कुछ क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए डाइट रिलेटेड, उनमें भी आंसर करूंगा। और इस पे कुछ मैंने एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाए हैं, उनका मैं लिंक आपको दूंगा। तो डाइट के साथ में आपको दूसरा काम करना होता है एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी। बॉडी को जितना मोबाइल रखेंगे बीमारी उतना कम आपके ऊपर हावी होगी। अगर दर्द के कारण आप सो गए तो समझ लो आप पूरी तरह सो गए। आपकी स्पाइन फिक्स हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशन बढ़ते चले जाएंगे, आपकी ट्रबल्स बढ़ेंगी। इसके लिए एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज को कहा जाता है जी भर के एक्सरसाइज करो, खेलो कूदो, अपनी बैक को, अपने पूरे बॉडी को मोबाइल रखो। तो इसमें योगा और बैक के एक्सरसाइजेस, साथ में नी और हिप के एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है। इसके बाद में तीसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके जॉइंट्स की हेल्थ का ध्यान रखें। उसके लिए कुछ सप्लीमेंट्स लें जिससे आपकी जोड़ों की कार्टिलेज खराब ना हो। तो अक्सर मैं आपको जॉइंट फ्रेश लेने का रिकमेंडेशन डालता हूं या देता हूं। और साथ में 4 स्टेप जैसे सप्लीमेंट जिनसे आपका दर्द और सूजन कम रहे, इसको लें। हर्बल सप्लीमेंट है। इसके साथ में कुछ एलोपैथिक दवाइयां जो चौथे नंबर पर आती हैं। एलोपैथिक दवाइयां आपकी बीमारी को कंट्रोल में रखती हैं, तो उसमें डीमार्ट्स का सेवन करें जिसमें अक्सर आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं HCQS, पॉलीट्रैक्स या फिर सल्फासेलाजीन, लेफ्लुनामाइड, मीमोड, इस तरह की गोलियां आपको सजेस्ट की जाती हैं। फिर अगर आपका दर्द ज्यादा हो रहा होता है तो दर्द की गोली दी जाती है। या फिर अगर आपके बॉडी में CRP बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर कुछ जैग इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, जैसे टोफे या टोफिसिनेटिव, इस प्रकार की दवाइयां। या जब इन्फ्लामेशन काफी अधिक बढ़ जाता है तो उस केस के अंदर बायोलॉजिक्स का भी सपोर्ट लेना पड़ता है। इसके अपार्ट 5वें नंबर पर 3 से 6 महीने में आपको ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है, जिससे आपको मालूम पड़ सके कि आपके बॉडी के अंदर बीमारी का स्टेटस क्या है और किसी दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा। तो ये 5 प्रोटोकॉल करें। इसके साथ में आप लाइफ टाइम नॉर्मल अपना जीवन निकाल सकते हैं। फिर भी आपको किसी सपोर्ट की जरूरत हो तो नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा सवाल किया है खुशी यादव जी ने। इनका कहना है आपका पता क्या है?
मैडम मैं लोकेटेड हूँ मुंबई इंडिया में, 2 जगह पर प्रैक्टिस करता हूँ, मीरा रोड में और कांदीवली में। बजाय इतना लंबा आने के अगर आप इंडिया या वर्ल्ड के किसी भी हिस्से से हैं तो आप मेरे साथ में वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। इन्होंने ही आगे पूछा है, सर मुझे रूमेटॉइड है, कौन सी दवाई आप देते हैं? देखिए रूमेटॉइड भी अगर है तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जो डाइट का और बाकी का प्रोटोकॉल है दवाइयों का, लगभग उसी तरह का मिलता जुलता प्रोटोकॉल रूमेटॉइड में भी फॉलो करना होता है, जिसके 5 हिस्से हैं। पहला, डाइट, एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट लेनी है। दूसरा, और एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट को लेकर के हमारे कई प्रोग्राम्स भी हैं जिसको हम इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिजन प्रोटोकॉल कहते हैं, जो 6 महीने का प्रोग्राम होता है, जिसमें 3 महीना आपको रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेनी होती है, फिर 3 महीना आपकी ओन डाइट जो है उसके अंदर बना के दी जाती है। तो ये 6 महीने का प्रोटोकॉल होता है जिसमें आपकी खुद की डाइट तैयार हो जाती है। तो पहला डाइट का प्रोटोकॉल फॉलो करें। उसके बाद में दूसरा जो आपको करना है वो है योगा और एक्सरसाइजेस। प्रोग्राम में अक्सर रोज शाम को 5 बजे से 6 बजे योगा के क्लासेस होते हैं, उसको रिकॉर्डेड सेशन के रूप में आप अपने कन्वीनियंस पर भी कर सकते हैं। तो योगा में करने के लिए क्यों बोलता हूं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में, कि उससे आपके हर जोड़ का मूवमेंट हो, आपके जोड़ों में टेढ़ापन ना आए, जोड़ों के चारों तरफ जो आपके मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ रहे, तो आपके जोड़ों में डिफॉर्मिटी नहीं आएगी, मोबिलिटी मेंटेन रहेगी, रेंज ऑफ मूवमेंट रहेंगे। फिर योगा क्यों करें कि आपके चेस्ट की एक्सरसाइज होती रहेगी तो आप चेस्ट की कैपेसिटी को मेंटेन कर पाएंगे। नहीं तो अक्सर क्या होता है, मरीज थोड़ा चलता है उसको थकान आने लगती है। तो अगर आप योगा करेंगे तो ब्रीद इन ब्रीद आउट, हालांकि ये योगा क्लासेस आपको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस प्रोटोकॉल में कराया जाता है जो 6 महीने का कोर्स है, तो उसमें रोज इवनिंग के अंदर सेशन होते हैं, रिकॉर्डेड सेशन होते हैं, तो ये आपको एक्सरसाइजेस करनी है। फिर तीसरा, आपको वो सप्लीमेंट लेने हैं जिससे आपके जोड़ खराब ना हो, जैसे जॉइंट फ्रेश या ऑन टोस, जोड़ों की कार्टिलेज आपकी हेल्दी बनी रहे। फिर अगर आपके जोड़ों में दर्द है, सूजन है, तो उसके लिए अक्सर मैं 4 स्टेप जैसे सप्लीमेंट लेने की सलाह देता हूं। फिर अगर आपको तब भी दर्द बना हुआ है तो कुछ एलोपैथिक दवाइयां, जैसे मैंने पहले भी बताया लेफ्लुनामाइड या फिर फॉलीट्रैक्स, सल्फासेलाजीन या फिर HCQS, इस प्रकार की दवाइयां, और इसके साथ में फिर दर्द निवारक गोलियां अगर दर्द ज़्यादा है तो, जिससे सूजन भी आपका कम हो। उसके बाद में जैग इनहिबिटर लाइक टोफिसिनेटिव एंड ऑल। फिर उसके बाद में कुछ स्टीरॉइड्स भी इवन दिए जाते हैं। मैं एनकाइलोजिंग वाले पोर्शन में बताने को स्किप कर गया, भूल गया कि इसमें स्टीरॉइड भी दिए जाते हैं अगर जरूरत है तो। और उसके अपार्ट फिर बायोलॉजिक्स इंजेक्टेबल के फॉर्म में दिए जाते हैं, ड्रिप फॉर्म में, पर अगर सीवियर बहुत अधिक कंडीशन हो तो। और फिर उसके बाद में 3 से 6 महीने में आपको ब्लड टेस्ट कराने होते हैं जिससे ये मालूम पड़ सके बीमारी का आपके शरीर में क्या स्टेटस है। अगला सवाल पूछा है, एंटी इंफ्लेमेटरी फूड क्या है? ये सौरभ कुमार जी ने पूछा है। देखिए, एंटी इंफ्लेमेटरी फूड वो है जो आपके शरीर में सूजन को बढ़ने से रोकता है। प्रो इंफ्लेमेटरी फूड वो है जो आपके शरीर में इंफ्लेमेशन करता है। ये फूड का इंपॉर्टेंस एक इंफ्लेमेटरी आर्थराइटिस के मरीज के लिए बहुत अधिक है। देखिए, इंफ्लेमेटरी आर्थराइटिस कौन सी हैं? जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इवन गाउटी आर्थराइटिस, सोरियोटिक आर्थराइटिस, लुपस, इन सब के अंदर इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस होती है जिसमें बॉडी में सूजन आता है और आपके कार्टिलेजेस और जॉइंट खराब हो जाते हैं, जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी आती है। अब जहां तक सवाल है इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के फूड का, तो अगर किसी को गाउटी आर्थराइटिस है तो उसके अलग स्पेसिफिक फूड है, मैंने उसकी एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाई है। अगर किसी को रूमेटॉइड, एनकाइलोजिंग, सोरियोटिक आर्थराइटिस है या लुपस है तो उसके लिए आपको अलग इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट को फॉलो करना होता है, जिसके हम प्रोटोकॉल्स भी रन करते हैं, इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिजन डाइट और उसके प्रोटोकॉल। इसके अंदर आपका बेसिकली 3 और 3 6 महीने का पूरा प्रोग्राम होता है। अब जो एंटी इन्फ्लामेटरी फूड है वो क्या है? एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हल्दी लेते हैं, हल्दी का सेवन करते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी हैं।
नट्स वगैरह भी एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करते हैं, हालांकि शुरू में वो रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं। फिश का सेवन करते हैं तो ये आपके इन्फ्लामेशन को उतना बढ़ना नहीं देते, पर फिश आपको डेफिनेटली हेल्प करती है हेल्दी फैट्स के माध्यम से, ओमेगा 3 फैटी एसिड के माध्यम से जो एंटी इन्फ्लामेटरी है। पर जिन फूड्स में ओमेगा 6 फैटी एसिड है जैसे रेड मीट, तो वो आपके शरीर में इन्फ्लामेशन और दर्द को बढ़ा सकता है। एंटी इन्फ्लामेटरी फूड के अंदर कई सारे वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, कुछ नट्स आते हैं, तो उनका सेवन किया जा सकता है जो हम अपने प्रोटोकॉल्स में सिखाते हैं। फिर कई फूड प्रो इन्फ्लामेटरी है, जैसे आप दही का सेवन करते हैं, रेड मीट का सेवन करते हैं, या कई सारे पल्सेस हैं जो आपके बॉडी के अंदर दर्द को बढ़ा सकते हैं। अगर आप राइस बड़ी मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं तो वो भी आपके दर्द को बढ़ा सकता है। कई बार लोगों को ग्लूटेन का एलर्जी होता है, वो दर्द को बढ़ा सकता है। तो इसका पूरा प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल के अंदर ढेर सारे फूड हैं जिसके ऊपर आपको गाइड किया जाता है कि आपको कौन सी डाइट लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है और आपने प्रो इन्फ्लामेटरी फूड लिया तो वो आपके अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ाएगा। फिर जो बीमारी है आपकी, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियोटिक आर्थराइटिस, ल्यूपस या फिर गाउट, ये भी आपके शरीर में सूजन बढ़ाएंगे। तो आपकी सूजन और बढ़ गई, डाइट से बढ़ी, इस बीमारी से बढ़ी, तो आपके जॉइंट तेजी से डिटोरिएट होंगे, सर्जरी के नजदीक पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में अगर आप एंटी इन्फ्लामेटरी फूड लेते हैं तो वो आपकी बीमारी के सूजन को काउंटर करता है और आपके दवाइयों के डोजेस को घटाने में मदद करता है। इसलिए अगर आपको इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है तो लाइफ में एक बार आपको जरूर इन प्रोग्राम्स का हिस्सा बनना चाहिए, जिससे आप सीख सकें इस 6 महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि एंटी इन्फ्लामेटरी फूड क्या है और प्रो इन्फ्लामेटरी फूड क्या है। इसके साथ में आपको अपना एलर्जी टेस्ट भी करना चाहिए, जिससे मालूम पड़े कि किन चीजों के लिए आप एलर्जिक हो। क्योंकि अगर आप किसी फूड के लिए एलर्जिक हो तो वो फूड अगर आप लोगे तो बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ेगा। तो ये सारी चीजों को लेकर के आपको प्रोटोकॉल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से जानकारी मिलती है। अब सवाल है अगला, पूछा है हेल्थ, वेल्थ, एंटरटेनमेंट, इनसे इन्होंने पूछा है एवीएन होने पर क्या खा सकते हैं। देखिए, जितने भी एवीएन के पेशेंट्स हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट तो वो लें ही, पर इसके साथ में उनको जरूरी है कि वो अपना वेट लॉस करें। अगर आपका वजन ज्यादा है तो एलडीसीएफ डाइट फॉलो करें जिससे आपका वेट लॉस हो। अगर आपको किसी प्रकार की इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है तो उसका डाइट लें जिससे आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन घटे। दरअसल एवीएन के अंदर होता क्या है, आपका जो फीमर, जो जांघ की हड्डी है, उसके हेड के अंदर ब्लड की सप्लाई किसी कारण से रुक जाती है और अक्सर देखा जाता है जो लोग स्टीरॉयड का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं उन लोगों में इस प्रकार का देखा गया है, पर इसका एग्जैक्ट कारण किसी को भी पता नहीं है। ये वेरियस लेवल का हो सकता है, जिस लेवल का होगा उस हिसाब से आपके हेड के अंदर डिटोरिएशन होगा और हेड कोलैप्स हो सकता है, आपके पैर में लिंपिंग आ सकती है, आपका पैर छोटा हो सकता है। अब ऐसे में अगर आपका वजन ज्यादा है तो ये एडवर्सली अफेक्ट करेगा, आपकी बीमारी को तेजी से आगे बढ़ाएगा। साथ में आपको इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है तो इन्फ्लामेशन रोकने के लिए आपको डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको क्या डाइट लेने की जरूरत है। यदि आपको एवीएन की शिकायत है, प्रॉब्लम है, तो ऐसे में 4 स्टेप और जॉइंट फ्रेश का सेवन अगर आप करते हैं तो आपको अपनी सर्जरीज को डिले करने में, अवॉइड करने में भारी मदद मिलती है। और फिर आप डाइट फॉलो करते हैं तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलता है। जैसा मैंने बताया, वजन ज़्यादा है तो वजन घटाएं, इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है तो उसका फूड यूज़ करें। तो यदि फिर भी आपकी कुछ क्वेरी है तो आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछते हैं इब्राहिम साहब, ये पूछते हैं कि सर व्हेन देयर इज नो क्योर in RA, in allopathy, then why take steroid and biologics which the doctors declare have severe side effect? हाँ, ये बात सही है कि डॉक्टर्स खुद बताते हैं कि बायोलॉजिक्स का या फिर स्टीरॉयड का सीवियर साइड इफेक्ट है।
अब अगर एलोपैथी दवाई आप एलोपैथी आपको मान लीजिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और ऐसे में उसका कोई क्योर नहीं है, ये भी डॉक्टर बोलते हैं, तो ऐसे में फिर दवाइयां क्यों लें? देखिए, एक मरीज का एक फेमस डायलॉग होता है। क्या डायलॉग होता है? जब तक मैं दवाई लेता हूं ठीक रहता हूं, दवाई बंद करता हूं वापस से प्रॉब्लम आने लगती है। तो फिर यार दवाइयां लेके फायदा क्या? पैसे भी बर्बाद करो, बॉडी में साइड इफेक्ट भी लाओ, और फिर उसके बाद में ये सब। अब जो लोग इधर दो कैटेगरीज है लोगों की, एक उनकी है जो डाइटरी प्रोटोकॉल के साथ में ये पांचों प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अपने एलोपैथिशियन पर जाते हैं वो आपको तीन चीजें गाइड करते हैं। पहला गाइड करते हैं एक्सरसाइज, दूसरा गाइड करते हैं एलोपैथिक दवाइयां, तीसरा गाइड करते हैं 3 से 6 महीने में ब्लड टेस्ट। मैं आपको 2 एडिशनल प्रोटोकॉल देता हूं। डाइट एंटी इंफ्लामेटरी होनी चाहिए, प्रो इंफ्लामेटरी नहीं होनी चाहिए, और आपके जॉइंट की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए जॉइंट फ्रेश और 4 स्टेप जैसे सप्लीमेंट, जिससे आपकी कार्टिलेजेस खराब ना हो और आपको सर्जरी लाइफ टाइम नहीं करानी पड़े। तो अगर आप ये 5 प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं तो आपको लाइफ टाइम सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी, पर क्योर नहीं होगा, नियर क्योर हो सकता है। मतलब आप नॉर्मल लाइफ जिएंगे, अपने जीवन को एंजॉय करेंगे, आपको जीवन भर सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। ये नियर क्योर पर आप जा सकते हैं इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिशन प्रोटोकॉल से। तो उसमें आपका जीवन नॉर्मल रहेगा, दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी, लाइफ एंजॉय कर पाएंगे, दर्द के बिना आपका जीवन रहेगा और हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। दूसरी तरफ अगर आपने ये सब बंद कर दिया, क्योंकि ये क्योरेबल तो है नहीं, ट्रीटेबल है, तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या? आपके जोड़ खराब होंगे, 2 घुटने बदली हो गए, फिर जोड़ खराब होंगे, 2 हिप बदली हो गए, फिर आपकी बाम्बू स्पाइन हो गई। अगर एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, आप बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहे हैं, तो आप नियरली हैंडीकैप हो गए दूसरी तरफ। इसलिए आपको ये सब करना जरूरी है। तो भाई ये बात मरीज को 7 और 10 साल बाद समझ में आती है, जब उसके जोड़ चले जाते हैं। तब तक तो फिर डॉक्टर बोलता है आप सर्जरी करा लो, तो फिर सीधा गया 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख। मरीज आप बिस्तर पे आ गए, तो अब आपको डॉक्टर को खड़ा करने के लिए स्टीरॉयड और बायोलॉजिक्स का सपोर्ट लेना पड़ा, तो और सीवियर साइड इफेक्ट आ सकते हैं। तो ऐसे में अगर ये धारणा है किसी भी इंफ्लामेटरी आर्थराइटिस के मरीज की, तो इन धारणाओं से आप बाहर आ जाओ कि इसका क्योर नहीं है इसलिए मैं दवाई नहीं लूंगा। देखिए, हार्ट का मरीज है, आपके किसी के मान लीजिए हार्ट में प्रॉब्लम है, अब क्या मरीज ये डायलॉग देगा कि मेरे को लाइफ टाइम दवाई लेनी पड़ेगी साहब, क्यों लूं, जब आपको मालूम है इस हार्ट के प्रॉब्लम का क्योर नहीं है? भाई नहीं लोगे, रात को सोए सुबह नहीं उठे तो डर के मारे मरीज जो हार्ट का है वो दवाई ले लेता है, रेगुलर लेता है, जीवन भर ब्लड प्रेशर की दवाई लेता है। मालूम है अगर ब्लीडिंग हो गया ब्रेन के अंदर, गया काम से, पैरालिसिस हो जाएगा। भाई वो अपाहिज की जिंदगी कैसे, आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, बुरा मत मानिए, वो हैंडीकैप की लाइफ कैसे जिएगा? डायबिटीज में स्ट्रोक आ गया, अब डायबिटीज में किडनी खराब हो गया, तो वहां मरीज सिंसियरली अपने प्रोटोकॉल फॉलो करता है। पर आर्थराइटिस में क्या है, क्या होगा? रात में ज्यादा से ज्यादा दर्द होगा। मैं तो भाई दर्द सहन करने की ताकत बना चुका हूं, अब तो इतने साल से दर्द रहता है यार, अपनी तो आदत हो गई है दर्द सहन करने की। राणा सांगा है अपन, तो अपन दर्द सहन कर, पर होता क्या है, इन्फ्लामेशन से जोड़ साफ हो गया, चल रहे हैं, खड़र खुडुर की आवाज आ रही है जॉइंट में से। अब डॉक्टर बोलता है भाई सो जाओ, तुम्हारी तो ऑपरेट होगी नहीं, तुम्हारा तो हिप ऑपरेट होगा। तो क्या वो सर्जरी आप अफोर्ड कर पाएंगे? क्या आप हैंडीकैप की लाइफ अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपको अपना जीवन नॉर्मल निकालना है, हंसते खेलते अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए निकालना है, तो आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना है, दवाइयां भी खानी है। और जो 5 प्रोटोकॉल बताए, डाइट, एक्सरसाइज, हर्बल सप्लीमेंट, एलोपैथिक दवाइयां और उसके साथ में 3 से 6 महीने में ब्लड टेस्ट, ये करेंगे जीवन नॉर्मल निकलेगा। तो एक तरफ है हंसी खुशी की जिंदगी, दूसरी तरफ है ट्रबल फुल योर लाइफ। तो ये अब आपको डिसाइड करना है। और एक बार ट्रबल्स आ गए, प्रॉब्लम्स हो गए, फिर लुक बैक नहीं है भाई। कार्टिलेज दोबारा फिर पूरी रीजनरेट नहीं होगी। सीडीआरआई वाले क्लेम कर रहे हैं कि कार्टिलेज रिपेयर हो रही है, हेल्थ इंप्रूव हो रही है, पर सपाटा हो गया है उधर, फिर वापस से उगाएगी मशरूम की जैसी। तो ये भाई साहब मशरूम की खेती नहीं है कि हो जाएगी। एक बार पूरी कार्टिलेज साफ हो गई,
देन देयर इज नथिंग, बीज नहीं है कार्टिलेज का कि आपने बीज बो दिया वापस से होगा ही, तो ऐसा आप मत सोचिए, ठीक है। अब अगला सवाल किया है बनी सिंह जी ने, ये बोलते हैं सर आपकी कंसल्टेशन फी भी ज्यादा है, थोड़ा कम करिए। देखिए बात मैं समझ सकता हूं कि कंसल्टेशन के बारे में कुछ लोगों को डिफिकल्टीज आ सकती हैं, पर हकीकत बात बोलूं कि कोई भी ऑर्थोपेडिशियन हो या कोई भी मेन कंसल्टेंट हो, उसको कायदे से पेशेंट को सफिशिएंट टाइम देना चाहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज से करीब 15 साल पहले मैं एक आर्टिकल देख रहा था और उसमें किसी यूरोपियन डॉक्टर ने यह क्लेम किया था कि अगर कोई डॉक्टर पूरे दिन में 15, हद से हद 20, इससे ज्यादा अगर पेशेंट देखता है तो वो अपने पेशेंट्स को जस्टिफाई नहीं कर सकता, अपने जो क्वालिटी ऑफ ये है कंसल्टेशन उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो पेशेंट के पूरे इश्यूज की केयर ले ही नहीं पाएगा अगर 15-20 से ज्यादा देखेगा मरीज दिन में तो। जबकि यहां क्या हाल है, 50, 100, 40, 30 और 40 तो एक आम बात है किसी ऑर्थोपेडिशियन के लिए पेशेंट देखना। जबकि पूरा दिन अगर 8 से 10 घंटा डेडिकेटेड एक पेशेंट पर फोकस किया जाए तो एक मरीज को एटलीस्ट आधा घंटा, 20 मिनट से पौना घंटे तक देना पड़ता है, एवरेज हाफ एन आवर देना पड़ता है। और खास तौर से उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं एक दिन में 15 या 20 से ज्यादा कंसल्टेशन नहीं रखता, जिससे मैं डेडिकेटेडली आपको गाइड कर सकूं। क्योंकि देखिए आर्थराइटिस किसी भी प्रकार की हो, प्रोटोकॉल सबसे जरूरी है। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अगर आपने अपने 5 प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए, जैसे वजन को कंट्रोल करना या वेट लॉस करना, साथ में डिफॉर्मिटीज को करेक्ट करना, उसके बाद में एक्सरसाइजेस, नॉन वेट बेयरिंग, लाइफ स्टाइल चेंजेस, गर्म ठंडा सिकाई, अब ये प्रोटोकॉल अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करूं मरीज को तो दवाइयां खाली खा करके जीवन भर वो दवाइयां ही खाएगा, बेनिफिट कुछ होने वाला नहीं। कमर में दर्द है या गर्दन में दर्द है, उसके साथ में जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका अपना इंपॉर्टेंस है। इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड, गाउटी आर्थराइटिस, अब उसमें अगर डाइट प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं की जाए मरीज को तो कुछ फायदा उसको होने वाला नहीं। तो यूजुअली डॉक्टर्स क्या करते हैं, मरीज आया, कंप्लेंट सुनी, प्रिस्क्रिप्शन लिखा, 5 मिनट में बाहर, तो उनको 500, 700, 1000 रुपया फीस भी एक बार चल जाता है, क्योंकि वो दिन में 30 पेशेंट, 40 पेशेंट्स देख रहे हैं। मैं यहाँ पर जो पेशेंट्स देखता हूं मुश्किल से 15 या 20, चाहे फिर वो वीडियो कंसल्टेशन हो या मेरे ओपीडी पेशेंट हो, इससे ज्यादा अपॉइंटमेंट मैं पूरे दिन में देता ही नहीं हूं। अगर ऐसे ज्यादा पेशेंट्स होते हैं तो मैं उनको नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट दे देता हूं, तो इससे बेनिफिट आप लोगों को होता है। तो इसको देखते हुए फीस जो मैंने रखा है वो ठीक है, इतना भी ज्यादा नहीं है कि पेशेंट अफोर्ड ना कर पाए, और मेरे उतने कंसल्टेशंस की पेशेंट को जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके लिए एक बार आप फीस पे करते हैं, आपको रिजल्ट आ जाते हैं, दिस इज वैल्यू फॉर मनी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज HLA B27 वीडियो बनाओ। डेफिनेटली आई विल मेक एक्सक्लूसिव वीडियो ऑन HLA B27, पर HLA B27 यूजुअली जो पॉजिटिव आता है वो आता है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स में, पर ये हर पेशेंट में पॉजिटिव होगा ऐसा नहीं है, और 20% पॉपुलेशन में ये पॉजिटिव आएगा। 90% एनकाइलोजिंग के पेशेंट्स में ये पॉजिटिव होगा, 10% पेशेंट जो एनकाइलोजिंग के हैं, SPA के हैं, उनमें ये नेगेटिव आएगा। तो ये एक इंडिकेटर है, ये 100% नहीं है कि HLA पॉजिटिव है तो एनकाइलोजिंग है ही। कई लोगों को HLA पॉजिटिव होता है और एनकाइलोजिंग नहीं होता, क्योंकि उनको कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है। तो इस पर मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसके बाद में नेक्स्ट है RA में क्या फिश ऑयल कैप्सूल लेना सही है, ये पूछा है स्नेह वर्मा ने। तो RA के अंदर आप फिश के कैप्सूल ले सकते हैं, पर अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो, अगर आपका वेज नॉनवेज का इनहिबिशन है तो उसकी जगह पे दरअसल ये लिया जाता है मूफा पूफा हेल्दी फैट्स के लिए या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए, तो जो एंटी इन्फ्लामेटरी हैं। तो इसके लिए आप इसके ऑल्टरनेट्स ले सकते हैं, जैसे 4 बादाम 2 अखरोट,
ठीक है, या फिर अखरोट ले सकते हैं जिनसे आपको ये हेल्दी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिले, तो आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन कम होगा। या आपको अगर नेचुरल सोर्स से चाहिए, आप डायरेक्ट फिश का सेवन कर सकते हैं। अब इसमें रेड मीट इसीलिए अवॉइड करने बोला जाता है क्योंकि उसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड ज्यादा होता है, तो फिश में ओमेगा 3 ज्यादा है, तो ये एंटी इंफ्लामेटरी का काम करेगा। तो या तो फिश ले लें, या कैप्सूल ले लें, या फिर इस प्रकार के नट्स ले लें, तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सर आर्थराइटिस के टैबलेट्स ले रहा हूं, साथ में आयुर्वेदिक दवा ले सकता हूं? देखिए, अगर आपको इसमें डर लगता है आप थोड़ा गैप दे सकते हैं। अदरवाइज आयुर्वेदा में यूजुअली क्या है, जो वनस्पति है, वेजिटेबल्स हैं, उनके कुछ एक्सट्रैक्ट, तो आप खाना भी तो खा रहे हैं, आप वेजिटेबल्स भी तो ले रहे हैं, ये भी क्या हुआ, आयुर्वेदा ही हुआ। तो जैसे आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन को बनाने में, या फिर अदरक का इस्तेमाल करते हैं, लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, गार्लिक लेते हैं, तो ये क्या है, ये भी हर्ब है। तो कायदे से फिर दवाइयां तो हम ठीक इसके बाद लेते हैं, तो ये तो नहीं लेना चाहिए। तो कई बार डॉक्टर्स आपको सीधा ब्लंटली बोल देते हैं कि देखो भाई, आयुर्वेदिक दवाई मेरी दवाई के साथ में मत लेना, क्योंकि हमारे एलोपैथ में एक टर्म है ड्रग इंटरेक्शन, मतलब एक दवाई दूसरी दवाई के साथ रिएक्ट कर सकती है। जैसे अगर आप कुछ दवाई लेते हैं जैसे मेट्रोनिडाजोल, और उसके साथ में कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो ये सीवियर एब्डोमिनल पेन कर सकता है। तो इस प्रकार से अगर ड्रग इंटरेक्शन हुआ तो उसके अंदर नुकसान हो सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए अक्सर डॉक्टर्स बोलते हैं कि मेरे को चूंकि आयुर्वेदा का नॉलेज नहीं है, तो वो दवाई अगर आप मेरी एलोपैथ के साथ में लोगे और कोई ड्रग इंटरेक्शन हो गया तो कहीं बात मेरे ऊपर ना आ जाए, तो अक्सर ये बोल देते हैं भाई देखो, वो जो आयुर्वेदिक ले रहे हो वो सब आप मत लो और मेरी दवाई के साथ मत लेना, इसमें आपको रिएक्शन हो सकता है। तो मैं जिम्मेदार नहीं, क्योंकि उनको उसका नॉलेज नहीं है। पर कई बार वो ये बात सोचना भूल जाते हैं कि आप अगर खाने के अंदर हल्दी का या फिर लहसुन का या फिर गार्लिक का सेवन कर रहे हैं, तो वो भी तो एक तरह से हर्बल सप्लीमेंट्स ही हैं। तो उसके साथ तो हम बोलते हैं कि अपने खाने के ठीक बाद आप दवाई ले लें, तो बात तो वही आ गई। अब ऐसे में भी ये जरूर बोलूंगा कि अगर आयुर्वेद के अंदर कुछ प्रकार की स्पेसिफिक भस्म से बनी हुई दवाइयां ले रहे हैं जिनकी अपने केमिकल कंपोजिशन है, उन्हें अगर आप इन दवाइयों के साथ मिक्स करते हैं तो ड्रग इंटरेक्शन की संभावना हो सकती है। पर जो यूजुअल जो आपको दवाइयां दी जा रही हैं मेरे सेंटर से, जैसे जॉइंट फ्रेश है, 4 स्टेप है, इन्हें आप एलोपैथिक दवाइयों के साथ भी ले सकते हैं, कोई ड्रग इंटरेक्शन इसमें नहीं है। जैसे आप जॉइंट फ्रेश लेते हैं तो उसमें क्या आपको मिलता है, जॉइंट फ्रेश के इंग्रेडिएंट क्या है, पालक का एक्सट्रैक्ट, रोज हिप एक्सट्रैक्ट जो एक बेरी है, फिर उसके बाद में उसमें है विटामिन सी, या फिर है गम गोंद जो होता है उसका एक्सट्रैक्ट, बोसवाली या शल्लकी का एक्सट्रैक्ट। तो ये आपके साथ में किसी भी प्रकार का दवाइयों से इंटरेक्शन नहीं करने वाले हैं। तो जो सप्लीमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं, हर्बल सप्लीमेंट या फूड सप्लीमेंट, उनका इनसे कोई इंटरेक्शन नहीं है, ले सकते हैं। पर कुछ स्पेसिफिक टाइप की भस्म है या जो होम्योपैथ की स्पेसिफिक मेडिसिन है, वो उन डॉक्टर से थोड़ा जानकारी करके अगर लेंगे तो बेटर है। अदरवाइज इनको लिया जा सकता है, ये सेफ है। या 1 घंटे का अगर आप गैप बना करके लेते हैं तो दैट इज मच बेटर। जैसे कई बार आपने देखा होगा थायराइड की दवाइयों को लेने वाले मरीज को बोला जाता है कि आप सोयाबीन के प्रोडक्ट्स ना लें। क्यों? क्योंकि सोयाबीन के अंदर कुछ इस प्रकार के गोइट्रोजेनिक चीजें हैं और कुछ इस प्रकार के केमिकल्स हैं जो आपके थायराइड की गोली के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। तो अगर आपको इस प्रकार की चीजें कंज्यूम करनी है तो 3 से 4 घंटे का गैप बना के लें, जिससे उस दवाई की पूरी एफिकेसी डिलीवर हो सके, वो दवाई पेट से एब्जॉर्ब हो सके। तो इसलिए कई बार गैप बनाने के लिए कहा जाता है। इसके बाद में अगला सवाल, और ये आखिरी सवाल हम इस पर्टिकुलर वीडियो में लेंगे कि सर आरए में वेट कैसे बढ़ाएं। देखिए, वेट बढ़ाने के लिए भी और वेट घटाने के लिए भी। देखिए, अगर आपको वजन बढ़ाना है और अगर आपको डायबिटीज की समस्या नहीं है तो आप हेल्दी कार्ब्स लें। हेल्दी कार्ब्स क्या होते हैं? जो कॉम्प्लेक्स कार्ब हैं, जो वेजिटेबल से आते हैं, सैलेड से आते हैं, हेल्दी फ्रूट से आते हैं, हाई शुगरी फ्रूट नहीं पर हेल्दी फ्रूट से आते हैं, तो कार्ब्स बढ़ाएं। फिर हेल्दी फैट्स लें।
ये हेल्दी फैट, हेल्दी कार्ब आपका वजन बढ़ाने में मदद करेंगे। और एक नॉर्मल सब्सटेंशियल मात्रा के अंदर प्रोटीन लें, तो इनसे आपका वेट मेंटेन भी होगा, बढ़ेगा भी। अब अगर किसी को वजन घटाना है तो वो अपने डाइट में कार्ब घटाए और फैट घटाए, और जिसको बढ़ाना है वो हेल्दी कार्ब बढ़ाए और हेल्दी फैट बढ़ाए, तो वजन बढ़ जाएगा। बहुत ही आसान है, और ये तो हम अक्सर कराते हैं। जो आपके प्रोटोकॉल हैं इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिजेंट डाइट के, उसमें अक्सर हम इस चीज के लिए गाइड करते हैं। तो इन्हीं कुछ सवालों के साथ में आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके मन में अगर कुछ भी सवाल आपके जॉइंट्स पेन रिलेटेड या डायबिटीज, आर्थराइटिस, वेट लॉस रिलेटेड भी आते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालें। डेफिनेटली हम अपने वीडियोस का हिस्सा बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।